Khomeini is dead. मुश्तबा जो उनके एल्डेस्ट सन है, he is also dead. Minister of Defense is dead. Chief of Intelligence is dead. Chief of Revolutionary Guard Corps is dead. And वो भी रमज़ान के टाइम में जब उसको असैसिनेट किया गया है, तो ये उसके लिए तो एक कहते हैं ना विश कम ट्रू वाली बात है कि अगर मैं मरूं तो एज अ मार्टियर मरूं. बट अभी ईरान ने वापस से एक थ्रेट दिया है कि डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल करेंगे वो. As far as Israel and US is concerned, they want maximum damage in the shortest possible time. ईरान इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसके पास हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है. तो इस समय दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सके. जितने भी एयर स्ट्राइक्स हुए हैं उससे रेजिम चेंज आज तक नहीं हुआ है. जो हम सोच रहे हैं कि अगर हम टॉप लीडरशिप को हटा देंगे तो ईरान कोलैप्स हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता होगा. इस वक्त वेस्ट एशिया फायर पे है. हमारा नेबरहुड जल रहा है और इसका कारण है यूएस और इजराइल के किए हुए स्ट्राइक्स ऑन ईरान. इन स्ट्राइक्स में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी की मृत्यु भी हो चुकी है और इसका असर दुनिया पे क्या होगा, आज के पॉडकास्ट पे आपको यही जानने मिलेगा. आज का पॉडकास्ट है विद कर्नल राजीव अग्रवाल, जो कि एक जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट है और एक सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट है एट चिंतन रिसर्च फाउंडेशन दिल्ली. इस पॉडकास्ट पे आपको जानने मिलेगा वेस्ट एशिया में आखिर हो क्या रहा है और क्यों यूएस और इजराइल के किए गए स्ट्राइक्स दुनिया को चेंज कर सकते हैं, क्यों ईरान सिविलियन सेंटर्स पे अटैक कर रहा है पूरे वेस्ट एशिया में. ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है. इस पॉडकास्ट पे आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा रिगार्डिंग द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया, स्पेसिफिकली ईरान. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट इन 3, 2, 1. राजीव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट पे. सर, हम आज बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे बात करने वाले हैं एंड जो आपका एक्सपर्टीज़ है मिडिल ईस्ट के बारे में, जितना आपको नॉलेज है उस सब को डिकोड करेंगे, उस सब के थ्रू जानेंगे कि मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है. बट सर, फर्स्टली वेलकम ऑन द पॉडकास्ट. थैंक यू जयेश, प्लेजर. यस सर. सर, हमने कल प्लान किया था इस पॉडकास्ट को शूट करेंगे हम आज, एंड विद इन फ्यू आवर्स जो मैंने उस टाइम सोचा था कि हम इन चीज़ों पे बात करेंगे वो सब पलट गया है. नाउ खोमेनी इज़ डेड. हाउ डू यू थिंक कि मतलब फ्यूचर क्या है अब ईरान का? ये जो वॉर शुरू हुई है ये किस तरफ जाने वाली है एंड कंक्लूजन क्या होगा? क्योंकि इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक कि हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे, जो मिलिट्री गोल्स है वो बहुत वेग है, बहुत लार्जर देन लाइफ गोल्स है उस तरह से अगर देखिए तो. हाउ इज दिस गोइंग टू एंड अप? सो जयेश, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे याद है जब हम कल बात कर रहे थे, परसों बात कर रहे थे पॉडकास्ट की, तब यहाँ कुछ नहीं शुरू हुआ था. और मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था डेफ टॉक्स के ऊपर जिसमें परसों जब मैंने बोला था शायद ये पॉडकास्ट लास्ट पॉडकास्ट होगा इससे पहले कि वॉर शुरू हो जाए. तो ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेड, एंड ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है. वेस्ट एशिया हमेशा ही दो चीज़ों के लिए नाम रहा है उसका. एक है अनप्रेडिक्टेबिलिटी और दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट रोल. बट हमें ये देखना है कि इस बार हुआ क्या. सो थर्सडे को 27 फरवरी को ओमान के फॉरेन मिनिस्टर में तमाम वेस्टर्न मीडिया चैनल्स पे जाके अनाउंसमेंट किया था कि भाई जो जेनेवा में टॉक्स चल रही थी वो काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं और काफ़ी उसमें पॉजिटिव मोमेंटम है. और उन्होंने ये भी कहा था कि ईरान ने अनप्रेसिडेंटेड कंसेशंस के लिए एग्री कर लिया है. तो वो सारी कंसेशंस किसके ऊपर थी? न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर थी. उन्होंने कहा भाई हम पूरा स्टॉक पाइल अपना डाइल्यूट कर देंगे, आगे हम कभी स्टॉक पाइल बनाएंगे ही नहीं, जितना एनरिच करेंगे उसको यूज़ करेंगे और एनरिचमेंट लेवल्स को भी हम लोएस्ट पॉसिबल जो IAEA के द्वारा निर्धारित है उस पर ले जाएंगे. जब इन तीनों चारों चीज़ों को जोड़ा जाता था तो निष्कर्ष क्या निकलता था कि किसी भी हालत में ईरान फ्यूचर में न्यूक्लियर वेपन बना ही नहीं सकता अगर इन चीज़ों पे एग्रीमेंट हो जाता है. क्या हुआ? अगले दिन ही इजराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दिया. रीज़न क्या दिया? कि भाई एमिनेंट थ्रेट था हमारी एग्जिस्टेंस के ऊपर. ऐसा कोई सिग्नल नहीं था, कुछ नहीं था. राइट. तो ये अगेन एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था. किसको करने के लिए? जो टॉक्स प्रोग्रेस हो रही थी टुवर्ड्स अ पॉसिबल पोटेंशियल डील, उसको सैबोटाज करने के लिए. अब मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ पिछले साल की तरफ. पिछले साल जो 12 डे वॉर हुआ था उसमें क्या हुआ था? 15 जून को यूएस और ईरान के बीच में 5th राउंड ऑफ टॉक्स होना था. अगेन किसके ऊपर? न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर. राइट. और क्या हुआ? 13 जून को ही इजराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दिया. तो दोनों बार, चाहे जो 12 डे वॉर जून में हुआ था और अब जो चल रहा है, दोनों बार सेम टू सेम चीज़ हुई है.
टॉक्स प्रोग्रेस की हैं एंड टॉक्स प्रोग्रेस के अंदर जो आपने एक पॉजिटिव मोमेंटम बनाया है उसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। राइट। तो ये है कहानी अभी तक की। क्यों हो रहा है ये? बिकॉज इजराइल के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान का है वो इम्पॉर्टेंट है। न्यूक्लियर प्रोग्राम का अगर वेपनाइजेशन होगा वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इजराइल के लिए रहा है और ख़ासकर उनके प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के लिए रहा है वो है ईरान का जो रजीम है, जो कि हमेशा इजराइल को एक थ्रेट के रूप में दिखा है, प्लस जो उनका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है। एंड ये उन्होंने ऐसा नहीं कि छुपे कहा है, ओपनली उन्होंने कहा है कि भी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो ईरान का है वो हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। एंड ईरान ने बिल्कुल क्लियर पहले भी कहा हुआ है, और किसी भी देश में होता तो ये कहता कि भाई बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम क्या है, हमारी एक कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी का पार्ट है। एंड अंडर इंटरनेशनल लॉज एंड रेगुलेशंस कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी को आप कितना भी इन्हांस कर सकते हो, बिकॉज दैट इज योर सोवरेन राइट। उसके ऊपर दूसरा देश आपके ऊपर दबाव डाल के या दादागिरी करके नहीं कह सकता कि आप बैलिस्टिक मिसाइल नहीं रखोगे। सो ये पूरी कहानी है जो हुई है। राइट। इनफैक्ट सर जो हमने लास्ट ईयर देखा था जून में जो ये B2 बॉम्बर्स गए थे और बॉम्ब करके आए थे ये, सो उसके बाद में बात हो रही थी कि किस तरह से न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी है। देन अगेन न्यूक्लियर के ऊपर ही उनकी बातें होती है और वो बातें जब कंक्लूड होने वाली है तभी ये वापस से अटैक कर देते हैं। सो इजराइल को एक्चुअली प्रॉब्लम लीडरशिप से है। उन्हें न्यूक्लियर हो रही है नहीं हो रहा है वो तो चलो उसके बाद में आता है, बट द रियल एक्सक्यूज है। यस, दैट इज एन एक्सक्यूज। द रियल प्रॉब्लम इज द लीडरशिप। तो अब जो लीडरशिप के साथ में हुआ है कि हमने देखा कि डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स की है, खमेनी इज डेड। आई थिंक हम अभी बात कर रहे थे मुश्तबा जो उनके एल्डेस्ट सन है, ही इज आल्सो डेड एंड उन्होंने सक्सेसर डिक्लेयर किया था। नहीं, डिक्लेयर नहीं किया था, पॉसिबल सक्सेसर थी। एंड विद दैट आई थिंक डिफेंस मिनिस्टर इज आल्सो, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इज डेड, मिनिस्टर चीफ ऑफ इंटेलिजेंस इज डेड, चीफ ऑफ रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर इज डेड, एंड खोमेनी के जो 2 चीफ एडवाइजर्स थे इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी पे वो डेड हैं। तो जैसा कि उन्होंने जून में किया था 2 तरह से उन्होंने स्ट्राइक किए थे। वन वाज स्ट्राइक ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, की इंस्टॉलेशंस के ऊपर, एंड साथ के साथ की मिलिट्री लीडरशिप, की मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप। सेम टू सेम टेम्पलेट उन्होंने इस बार की है। और जहाँ तक हम खमेनी के असैसिनेशन की बात कर रहे हैं, इट इज़ अ बिग इवेंट, बट अगर आप कहोगे कि क्या ये सरप्राइज था, क्या ये अनएक्सपेक्टेड था, तो आंसर इज़ नो। ओके। बिकॉज ईरान ने पब्लिकली डिक्लेयर किया हुआ था कि भाई हमें मालूम है लड़ाई छिड़ने वाली है, और अगर लड़ाई छिड़ेगी तो अलॉन्ग विद द स्ट्राइक्स ऑन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्राइक्स ऑन लीडरशिप विल टेक प्लेस। दूसरा, ईरान को बहुत अच्छे से मालूम है सितंबर 2024 जब हिजबुल्लाह के ऊपर पहली बार पेजर अटैक्स हुए थे, कि उनके जो टोटल सेटअप है उसमें इजरायली और यूएस इंटेलिजेंस ने इतना डीपली इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है कि कितना भी वो कर लें इंटेल लीक होगी ही होगी। सो दे वर प्रिपेयर्ड कि खमेनी को या जो टॉप लीडरशिप है उसको असैसिनेट करने का अटेम्प्ट किया जाएगा, और हो सकता है सक्सेसफुल भी हो। अगर आपको याद हो, 1 हफ्ता पहले या शायद 2 हफ्ता पहले फॉरेन मिनिस्टर जो ईरान का था उसने पब्लिकली भी कहा था कि भाई हमें मालूम है ऐसा हो सकता है, और इसके लिए हमने तैयारी में 4 लेवल्स ऑफ लीडर को हमने तैयार किया हुआ है। यानी आप फर्स्ट लेवल हटा दोगे तो सेकंड लेवल आ जाएगा, उसको हटा दोगे थर्ड लेवल आ जाएगा, उसको हटा दोगे तो फोर्थ लेवल आ जाएगा। सो दे वर प्रिपेयर्ड फॉर। जहाँ तक सुप्रीम लीडर खमेनी का सवाल है, अगर सुप्रीम लीडर खमेनी बच जाता और बाकी लीडरशिप वाइप आउट हो जाती, तो वो जैसे कहते हैं एक स्टैंडिंग अलोन होता, वो वीक दिखता और रजीम को उसे कंसोलिडेट करना बहुत मुश्किल होता। उसने खुद भी फ्राइडे प्रेयर्स में कहा था कि मैं चाहूँगा कि मैं युद्ध के दौरान एज अ मार्टियर मरूं, एंड वो भी रमज़ान के टाइम में जब उसको असैसिनेट किया गया है। तो ये उसके लिए तो एक कहते हैं ना विश कम ट्रू वाली बात है कि अगर मैं मरूं तो एज अ मार्टियर मरूं। ही वॉज ऑलरेडी 86 ईयर्स ओल्ड, राइट। उसके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज चल रहे थे। पहले भी ये बात चली थी कि भाई खमेनी जिंदा रहते हुए भी हो सकता है सक्सेसर को नॉमिनेट करते। सो खमेनी का असैसिनेट होना अनएक्सपेक्टेड नहीं था, शॉकिंग जरूर है, बिकॉज भाई सुप्रीम लीडर था, ही वॉज अ सोल अथॉरिटी एज फार एज ईरान इज कंसर्न, बट ईरानियंस वर प्रिपेयर्ड फॉर इट। ओके। एंड अगर जो भी न्यूज़ निकल के आ रही है, सी फॉग ऑफ वॉर में बहुत सारा प्रोपेगेंडा होता है, बहुत सारी न्यूज़ होती है जो एक्चुअल होती है, बट जो वीडियोस निकल के आ रहे हैं अगर उनको सच माना जाए
तो हज़ारों लाखों की संख्या में लोग स्ट्रीट में निकल के आ रहे हैं खमेनी की डेथ को सेलिब्रेट करने के लिए। उनमें से कुछ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है जो सेलिब्रेट इसलिए कर रहा है कि खोमेनी डिक्टेटर था जिसने उन्हें ऑपरेस कर रखा था, इसलिए उससे बच गए तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट बहुत ज़्यादा संख्या में लोग ऐसे भी हैं जो उसको एज अ मार्टियर सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जहाँ पे उसका ऑफिस था, जहाँ पे जिस प्रोविंस से वो आया था, वहाँ पे जो है लोग उसके मार्टियरडम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो भी इस दो वजहों से, जैसे मैंने कहा, एक तो वो असैसिनेशन युद्ध के दौरान हुआ है और दूसरा वो रमज़ान पीरियड में हुआ है। राइट, सो ऑलमोस्ट लाइक एक वो लेजेंड बन गया एक उसका। वो हमेशा के लिए लेजेंड बन गया। ईरान के युद्ध का क्या असर होगा नहीं होगा वो एक सेपरेट चीज़ है, बट ईरान के एक फोकलोर में वो हमेशा के लिए लेजेंड बन गया। एंड सर ये स्ट्राइक्स जो की जो सबसे पहला स्ट्राइक था वो आई थिंक खमेनी के पैलेस पे ही किया गया था। किस तरह से प्लान किया गया था, कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती कि इतना पिन पॉइंट आपने करके वहाँ पे उसे ख़त्म कर दिया? सो ये जैसा मैंने आपको कहा पहले भी हो चुका है। सितंबर 2024 में हिजबुल्लाह के जो पेजर अटैक्स हुए, उसके बाद आपने इस्माइल हानिया को असैसिनेट किया था 30 जून को तेहरान में। उसके बाद जो है आपने जब ये 12 डे वॉर हुआ तो आपने बहुत सारे IRGC के कमांडर को, आपने एरोस्पेस कमांडर को, बहुत सारे कमांडर्स को पिन पॉइंटेड स्ट्राइक में ख़त्म। तो ईरान को ये मालूम है कि उनके जो स्ट्रक्चर में डीप इन्फिल्ट्रेशन है CIA और मोसाद का, एंड उन्होंने बहुत सारे एजेंट्स को वीड आउट भी किया है, बट उसके बावजूद इंफॉर्मेशन है। अभी आप देखिए पिछले 2 बार से जब भी इजराइल अमेरिका ने स्ट्राइक किया था तो रात में किया था, है ना। इस बार उन्होंने सुबह किया, जो कि लोकल टाइम 8:15 या 8:30 बजे था। क्यों? क्योंकि उनको इंटेल मिली होगी कि इस समय सारे के सारे इकट्ठे बैठे हैं, वो बंकर के अंदर मीटिंग चल रही है। तो वाइबल टारगेट बिल्कुल, मतलब ये तो एक छोटी सी विंडो अपॉर्चुनिटी होती है इंटेलिजेंस ऑपरेशन में, वो आपको मिली और आपने उसको एक्सप्लॉइट कर लिया। करेक्ट। एंड क्योंकि इन्होंने जून में भी ट्राई किया था, जिस तरह से हम बात करें लास्ट ईयर डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स ही थी वो भी, एंड बट उसके बाद में ईरान एक्चुअली बहुत जल्दी रिकवर भी कर गया था। इस बार क्या होगा? क्योंकि इस बार लीडरशिप जो एक्चुअल टॉप लीडरशिप है, क्रीम लेयर है, उसे हटा दिया है। सो इज इट गोइंग टू बी कि कोई और आ जाएगा एंड दे विल रिप्लेस, एंड अगर कोई आ भी जाता है वो IRGC में उतना होल्ड रख पाएगा जिस तरह से अली खमेनी का था? सो यहाँ पे हमें ईरान का सिस्टम समझने की बहुत ज़रूरत है, जो कि बहुत लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं कि ईरान कोलैप्स हो जाएगा, रजीम कोलैप्स हो जाएगा। लीबिया में क्या था? गद्दाफी सोल डिक्टेटर था, ऑटोक्रेटिक डिक्टेटर था। इराक में क्या था? सद्दाम हुसैन था। सीरिया में क्या था? असद था। यानी पूरी जो लीडरशिप थी या कंट्रोल था या गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर से, वो टॉप डाउन था, एक बंदे पे निर्भर था। ईरान में ऐसा नहीं है। ईरान का इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस एंड लीडरशिप है, जिसमें बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इतनी क्लोजली इंटरमिक्स्ड हैं कि आप समझ ही नहीं सकते कि अगर एक बंदे को निकाल दिया तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा। गार्जियन काउंसिल है आपका, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है, IRGC है, उसके बाद आपका सुप्रीम लीडर का अलग अथॉरिटी है। तो एंड हर अथॉरिटी की जो रिलेशनशिप है, जो सिलेक्शन है, वो एक दूसरे में इंटरमैच्ड है। इसके ऊपर मैंने बहुत लंबा एक बार आर्टिकल भी लिखा था कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स है। सो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली स्ट्रक्चर बहुत वेल स्टैब्लिश्ड है विद मल्टीपल लेयर्स। सो अगर आप एक लेयर के मतलब एक किसी स्ट्रक्चर की टॉप लेयर को हटा देते हो, देयर आर सिस्टम्स इन प्लेस। सो ईरान इज अ केस ऑफ स्ट्रक्चरल गवर्नेंस रादर देन ऑटोक्रेटिक टॉप डाउन लीडरशिप। ओके। एंड सर इन्होंने फिर जब US एंड इसराइल ने इन पे स्ट्राइक्स की, इन्होंने ट्रुथफुल प्रॉमिस 4 लॉन्च किया, जिसमें इन्होंने अराउंड 4 या 5 कुछ जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उन पे अटैक किया। अब ये सिचुएशन कैसे बदलेगा? बिकॉज पहले आप सिर्फ मिलिट्री एसेट्स पे अटैक कर रहे थे, अब जो न्यूज़ आ रही है कि दुबई में बुर्ज खलीफा पे अटैक हुआ है, पाम जुमेरिया पे अटैक हुआ है, सिविलियन रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे एक अटैक कर दिया, करने की क्या कोशिश कर रहा है ईरान ये? सो इसमें जय 2 पहलू हैं। पहला है कि ईरान ने बोला था पहले ही कि अगर हमारे ऊपर स्ट्राइक होता है अमेरिका और इजराइल के द्वारा, तो जितने भी अमेरिकन मिलिट्री बेसेस हैं, नेवल एसेट्स हैं पूरे गल्फ रीजन में, उनको वो लेजिटिमेट टारगेट मानेंगे। और ये उन्होंने गल्फ कंट्रीज़ को बताया भी था, राइट, कि अगर ऐसा अटैक होता है और हम इन बेसिस के ऊपर अटैक करते हैं, तो ये आपके ऊपर अटैक नहीं होगा,
ये अमेरिका पे अटैक होगा और इसलिए हमारे आपके रिश्तों या संबंध में उसमें नहीं पड़ना चाहिए, मतलब कोई गैप नहीं आना चाहिए। बट जैसा आपने बताया सिविलियन एरियाज़ में अटैक हुए हैं। आज सुबह ही मैंने देखा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक ड्रोन गिरा है जिसमें काफ़ी डैमेज हो गया है। बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मिसाइल या ड्रोन गिरे हैं। सो इसके लिए मैं दो चीज़ें कहूँगा। कुछ तो कोलैटरल डैमेज होता है। जब आप स्ट्राइक करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि हज़ारों मील दूर से जो आप बैलिस्टिक मिसाइल या ड्रोन स्ट्राइक कर रहे हो वो पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ पहुंचे। अगर 0.5 डिग्री का भी डिविएशन होता है सो 2 से 4,000 किलोमीटर में इट कैन बी इन हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स। तो पहला तो मुद्दा ये है। दूसरा है क्वेश्चन जो हमें करना है, इज इट पार्ट ऑफ ईरान स्ट्रैटेजी? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि क्या ईरान डेलिबरेटली गल्फ स्टेट्स के एरियाज़ में अटैक कर रहा है ताकि गल्फ देश जो है वो भी किसी तरह कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो जाएं? कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होने का ये मतलब नहीं है कि सऊदी अरेबिया यूएई अपने सॉइल से ईरान के ऊपर डायरेक्ट स्ट्राइक्स करना शुरू कर देगा, बट वो प्रोएक्टिवली दो चीज़ें करेगा। एक तो यूएस से हेल्प मांगेगा बिकॉज यूएस इज़ द गारंटर ऑफ सिक्योरिटी इन द एंटायर गल्फ रीजन। उन्होंने ओपनली बोला हुआ है। कतर में जो पिछले साल स्ट्राइक किया था इजराइल ने, उसके बाद तो यूएस ने और भी ज़्यादा एश्योरेंस देने की थी। दूसरा उनका क्या है कि अगर इस तरह के स्ट्राइक होते हैं और गल्फ कंट्रीज आ जाती हैं तो हाइप तो जब बचेगा तो गल्फ कंट्रीज विल पुट मोर प्रेशर ऑन यूनाइटेड स्टेट टू एंड द वॉर सून। So this can be part. These can be two reasons why Gulf countries are being targeted. Right. And in fact, सऊदी अरेबिया ने आई थिंक कुछ हफ्तों पहले ये कहा था कि ईरान को कहा था कि हम हमारा एयर स्पेस नहीं यूज़ करने देंगे अटैक्स के लिए, एंड देन वो भी चीज़ पलट गई। सो सऊदी अरेबिया यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है अब? सऊदी अरेबिया ने अभी भी कहा था, एक हफ्ता पहले भी, और जून में भी जब स्ट्राइक हुए थे तब भी उन्होंने कहा था कि भाई ईरान की सॉवरेनिटी पे जो अटैक हुआ है उसमें हम ईरान के साथ खड़े हैं। और अगर आपको याद हो जो गाज़ा वॉर अक्टूबर 7 को शुरू हुआ था 2023 में, उससे 6 महीने पहले मार्च 2023 में सऊदी अरेबिया और ईरान की पीस डील हुई थी जो कि चाइना ने ब्रोकर कराई थी। राइट। और उसके बाद उन्होंने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किए थे, एम्बेसडर्स का एक्सचेंज हुआ था, एम्बेसीज रीओपन हुई थी, जैसे नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है। हाउएवर दिस टाइम पहले बोलने के बाद अब सऊदी अरेबिया क्यों कर रहा है? एक रीज़न ये हो सकता है कि सऊदी अरेबिया के भी रियाद एयरबेस के ऊपर जो ड्रोन या मिसाइल गिरे हैं उससे उसको एक रीज़न मिल गया है कि ईरान के ऊपर दोबारा डाउट करने का कि भाई ईरान जो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है तो एक्चुअल नहीं है। दूसरा ये भी रीज़न बहुत आउटलेट्स में और एनालिस्ट कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ये एक मौका देख रहा है कि इस बार अगर ईरान को सबड्यू कर दिया गया तो आगे आने वाले समय में भी कोई पोटेंशियल राइवलरी उसके अगेंस्ट नहीं रहेगी। सो दोनों थ्योरी हैं, कितना सच है कितना झूठ है वो तो अभी आगे जाके पता ले लेंगे। करेक्ट। एंड ऑल्सो सर, क्योंकि हमने ये बात की कि न्यूक्लियर टॉक्स जो चल रहे थे उसमें ईरान मान भी गया था कि चलिए हम न्यूक्लियर हमारा प्रोग्राम नहीं डेवलप करेंगे, उसे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे बॉम्ब बनाने के लिए। बट अभी ईरान ने वापस से एक थ्रेट दिया है कि डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल करेंगे वो। तो एक्चुअल उनके पास में कैपेबिलिटीज़ है एक डर्टी बॉम्ब यूज़ करने की? देखिए, अगर कोई ऐसी कैपेबिलिटी है जिसके बारे में आज तक किसी को मालूम नहीं था, या फिर उन्होंने एक रेडीमेड कैपेबिलिटी बाई की है फ्रॉम अ कंट्री लाइक लेट अस से नॉर्थ कोरिया, तो वो एक अलग बात है। हाउएवर बेस्ड ऑन जो ईरान के पास था जब जून में अटैक शुरू हुए थे और JBU-57 ने फाइनली जब बॉम्ब किया 22 जून को, उसके बेसिस पे ईरान के पास आज अपनी ऑर्गेनिक कैपेबिलिटी नहीं थी कि कोई न्यूक्लियर बम बना सके। 60% यूरेनियम जो उसका 400 kg था वो पूरा का पूरा एक इस्फहान या कहीं पे बरी पड़ा, उसको अभी निकालना पड़ेगा। जो उनके सेंट्रीफ्यूजेस थे वो पूरे डिस्ट्रॉय हो गए थे या डैमेज हो गए थे। तो उस पूरे प्रोग्राम को किक स्टार्ट करना और 60s को फिर कन्वर्ट करना, फिर उसको उसमें टाइम लगता है, इतना आसान नहीं है। यस, जून 2025 से पहले अगर आपने मुझसे सवाल किया होता तो आई वुड हैव सेड कि हाँ भाई एक हफ्ते में 10 दिन में ईरान जो है 4 से 5 टैक्टिकल लेवल न्यूक्लियर बम बना सकते हैं, बिकॉज 60% को 90% कन्वर्ट करने में जो मेहनत या टाइम या टेक्नोलॉजी लगती है वो बहुत कम है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू एनरिच यूरेनियम अप टू 20%।
20% के बाद इट इज़ ओनली अ लेवल ऑफ एनरिचमेंट दैट इज डिजायर्ड। उसमें उतनी साइकिल्स या उतने जो टेक्निकल नो हाउ है उतनी नहीं लगती है, इट इज़ देयर आफ्टर वेरी फास्टली रिफाइंड। 0 to 20% मेक्स द मैक्सिमम एफर्ट। ओके, सो बेसिकली अभी उनके पास कैपेबिलिटी शायद ना हो वो, अनलेस एंड अनटिल वो खरीद ले। हाँ, अगर उन कई बिल्कुल सही बात है। राइट। एंड व्हाट अबाउट द बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्योंकि इनके पास में एक बहुत बड़ा स्टॉक पाइल था ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, एंड आई थिंक कल ही उन्होंने कहा कि अभी तक जो हमने यूज़ किए थे वो स्क्रैप वाले हमारे मिसाइल्स थे। ऑल्सो द फैक्ट कि अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्चर्स के थ्रू लॉन्च कर सकते हैं, मूवेबल लॉन्चर्स के थ्रू, मोबाइल लॉन्चर्स। सो उसे ट्रेस करना भी मुश्किल हो जाएगा। इज इट एक्चुअली, मतलब ये अमेरिका एंड इसराइल के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा ये चीज़? तो यहाँ पे जयेश आपको ये समझना है, व्यूअर्स को ये समझना है कि इजराइल और यूएस को लिए मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या है और ईरान के लिए मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड दोनों में बिल्कुल दो एंड ऑफ स्पेक्ट्रम्स का फर्क है। एज फार एज इजराइल एंड यूएस इज कंसर्न, दे वांट मैक्सिमम डैमेज इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। यानी पूरा उनका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और उसका स्टॉक पाइल डिस्ट्रॉय हो जाए, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाए, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाए, राइट। अगर जरूरत पड़े तो एनर्जी एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय, ताकि रेजिम घुटनों पे आ जाए और सरेंडर कर दे। ये है इनका इजराइल और यूएस का एम। ईरान ये जानता है, ईरान का जो एयर और मिसाइल डिफेंस है वो बहुत ही वीक है। पिछली बार भी अगर आपको याद हो, जून में तीसरे दिन या दूसरे दिन ही इजराइल ने डिक्लेयर कर दिया था कि दे हैव टोटल एयर सिक्योरिटी, यानी कोई एयर डिफेंस उनको रोक नहीं सकता। इस बार रिपोर्ट्स थी कि चाइना ने या रशिया ने कुछ उनको एयर डिफेंस मिसाइल रेडार वगैरह दिए हैं, बट अगर हम कल का एग्जांपल देखें तो वो इनएफेक्टिव रहे हैं, है ना। सो ईरान जानता है कि बहुत तगड़ा वेट ऑफ फायर पावर उसके ऊपर आएगा। ईरान के लिए क्या गेम है कि जितना उसके ऊपर अटैक आ रहा है उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि उसको एब्जॉर्व करता रहे। एंड ईरान का क्या गेम प्लान है, उसे मालूम है कि इजराइल और यूएस एंड वेस्ट की जो अलाइड की जो एयर एंड डिफेंस शील्ड है वो बहुत ही पोटेंट है। 90 to 95% मिसाइल्स उसके इंटरसेप्ट कर ले जाएंगे। बट वो क्या गेम खेल रहा है, वो चाहता है कि सिर्फ उसके 5% मिसाइल ही इजराइल या यूएस के बेसिस पे गिरें। पिछली बार अगर आपको याद हो, जब जून 19 या 20 में 2 मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव में गिरे थे, और ऑफिशियली ये कंफर्म नहीं है बट अनऑफिशियली या जो इंटरनल डिबेट्स होती हैं उसके बेसिस पे ये आर्ग्यूमेंट था कि इजराइल ने फोर्स किया यूएस को कि भाई न्यूक्लियर साइट पे आप बॉम्ब करो, वरना अगर 2-4 मिसाइल और गिर गए तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो ईरान का गेम इतना ही है, वो चाहता है कि बैटल जितना लंबा चले उतना अच्छा है, और 2, 4, 5 भी अगर उसके मिसाइल इफेक्टिव हो जाते हैं तो इट इज़ गुड इनफ। दूसरी बात, ईरान इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसके पास हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है। हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल साउंड की 8 या 10 टाइम स्पीड से चलता है और उसकी ट्रेजेक्ट्री कंसिस्टेंट नहीं होती, इट इज़ अ ग्लाइड। तो इस समय दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सके। ओके। इंडिया ने भी अभी अपना हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल कुछ महीनों पहले टेस्ट किया था। तो अगर वो हाइपरसोनिक मिसाइल जो ईरान के पास है उसको यूज़ करता है और सक्सेसफुल होता है, तो आप समझ सकते हैं कि 1 या 2 स्ट्राइक में ही कितना डैमेज हो जाएगा, ईदर ऑन अ यूएस मिलिट्री बेस और अ इजराइल दिस थिंग। राइट। इजराइल क्यों घबराया रहता है? बिकॉज इजराइल का साइज़ बहुत छोटा है। ईरान का साइज़ इतना बड़ा है, उसका ईस्ट टू वेस्ट मैंने गूगल पे देखा था 1600-1650 किलोमीटर है, एंड नॉर्थ टू साउथ 1700 किलोमीटर है। एंड इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स इजराइल से 75 to 80 टाइम्स लार्जर है ईरान। सो द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब जियोग्राफिकली, कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब शॉक्स politically and militarily is much more in Iran. So what US and Israel have to see is कि भाई what is the end state that you are looking at? राइट। आपने खमेनी को मार दिया, has your aim been achieved? If it is achieved, you can call off the war, but no, aim is not achieved. If you are looking at full regime decapacitation, तो किस लेवल पे जाके आपका रेजिम का डीकैपेसिटेशन होगा, और क्या गारंटी है कि अगर आपने टॉप लीडरशिप को निकाल दिया, सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप जो निकल के आएगी वो प्रो यूएसए इजराइल होगी। करेक्ट है ना। सो फॉर एज आई सी इट, इट इज़ अ गेम ऑफ इमीडिएट वर्सेस लॉन्ग टर्म। यूएस एंड इजराइल विल बी लुकिंग कि भाई 4, 5, 6 दिन में ये इंटेंस कैंपेन खत्म होना चाहिए, गो इन एंड गो आउट, एंड बिकॉज उनके पास इतनी एमिनेशन की स्टॉक पाइल भी नहीं है।
कि इंटेंस वॉर से ज़्यादा वो इसको देयर आर रिपोर्ट्स कि अमेरिका 6-7 दिन मैक्स उनके पास। करेक्ट, और ये इनको जनरल्स ने उनको एडवाइस भी किया था प्रेसिडेंट को कि भाई इससे ज़्यादा हमारी कैपेबिलिटी नहीं है। बट ईरान जो है ज़रूरी नहीं आज ही सारे मिसाइल ठोक देगा, वो धीरे धीरे करके अपना कुछ ना कुछ एट्रिशन वॉरफेयर करता रहेगा ताकि यूएस और इजराइल इंगेज रहें। और असली चीज़ हमें तब पता चलेगी अगर 5 या 6 दिन ईरानियन रजीम सर्वाइव कर जाता है और लड़ाई चलती रहती है, तब पता चलेगा कि किसका कैंपेन किस हद तक सफल होने के अंदेशे में। आज तो अब सेकंड डे शुरू होने वाला है, राइट। सो इट इज़ स्टिल द दैट पीरियड ऑफ इनिशियल शॉक और एंड कैलिब्रेशन। बट 5 या 6 दिन बाद अगर ईरानियन रजीम सर्वाइव करता है और जो एक ट्रांजिशनल लीडरशिप है वो स्टिल कंट्रोल में रहती है, IRGC स्टिल कंट्रोल में रहता है, बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी स्टिल रहती है, उसके बाद वेस्टर्न अलायंस किस तरह से उसको देख पाता है, किस तरह से वॉर को आगे ले जा पाता है। कोई अल्टीमेटली आपको कोई ना कोई, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, ऑफ रैम्प तो चाहिएगा ना, कि हाँ भाई यू हैव टू टेल योर पीपल कि हाँ भाई मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया, अब मैं इस वॉर को ख़त्म कर रहा हूँ। तो यूएस और इजराइल की कौन सी वो चीज़ है जो कि उसको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव वो विक्ट्री डिक्लेयर करेगा। पिछली बार तो आपने 4 न्यूक्लियर साइट्स को बॉम्ब करके डिक्लेयर कर दी थी विक्ट्री। इस बार अगर आपकी ऑब्जेक्टिव खमेनी को मारना था, वो तो आपने पहले दिन ही कर दिया, करेक्ट है ना। आपने टॉप लीडरशिप को भी ख़त्म कर दिया है, न्यूक्लियर साइट्स आप पहले ही ख़त्म कर चुके हो। सो आपने ये डिसाइड करना है कि भाई आपका एम क्या है। जितना दिन ये चलेगा उतनी आपकी मुश्किल बढ़ती जाएगी। ईरान ने कल सिर्फ मैसेज पास किया था पर्शियन गल्फ में जो शिप्स थी कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम ब्लॉक कर रहे हैं। यूएस नेवी ने खुद कल रात अनाउंस किया कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई शिप ना निकले, एडवाइजरी के रूप में। इंटरनेशनल शिपिंग कंपनीज आर वेरी रिस्क एवर्स, वो कोई चांस इसमें लेना नहीं चाहेंगी। फ्रेट चार्जेस 4x हो चुके हैं ऑलरेडी। करेक्ट, इंश्योरेंस चार्जेस बढ़ गए हैं। रेड सी में हाउतीज ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि रेड सी इज नो गो जोन, एंड उन्होंने सक्सेसफुली पहले करके दिखाया हुआ है। अमेरिका ने जब गाजा वॉर चल रहा था तो उन्होंने अपने डिस्ट्रॉयर्स, यूरोप ने अपनी नेवल आर्माडा भेज के सब ट्राई कर लिया, बट रेड सी को नहीं खोल पाए थे। सो अगर पर्शियन गल्फ आपकी बंद हो जाती है, रेड सी आपका बंद हो जाता है और आपका पूरा ट्रेड केप ऑफ गुड होप से साउथ अफ्रीका से जाएगा, तो कितना टाइम एंड कॉस्ट लग जाएगा। प्लस ऑयल के प्राइजेस कल 70 या 72 डॉलर थे, मंडे को कह रहे हैं वो हो सकता है 86, 90 या हो सकता है 120 तक भी पहुंच जाए। बिकॉज अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाती है तो बल्क ऑफ द क्रूड ऑयल एंड लिक्विड नेचुरल गैस जो वहाँ से आती थी, कतर, UAE, सऊदी अरेबिया, वो तो पूरा ब्लॉक हो जाएगा, कुवैत। सो इट इज़ नॉट अ आइसोलेटेड प्रॉब्लम फॉर अमेरिका, इजराइल और ईरान। इट इज़ गोइंग टू बिकम अ ग्लोबल प्रॉब्लम, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, अगर ये युद्ध जल्दी ख़त्म नहीं होता है तो। राइट। इनफैक्ट सर आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो कि मिलिटरीली एक कंट्री का रिस्पॉन्स क्या होता है, स्पेशली ईरान का क्या रिस्पॉन्स होगा जब अब स्ट्राइक्स हो गई है, उनकी टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है, बट आप जिस तरह से कह रहे हैं कि वो उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि 5% ऑफ मिसाइल्स भी अगर वो टारगेट्स को हिट कर जाती है, लेट्स से कि किसी एयर कैरियर ग्रुप को उनके हिट कर जाती है, दैट विल बी द गोल अचीव फॉर देम। पर अगर लीडरशिप नहीं है तो डायरेक्शन कौन देगा? वही मैंने कहा कि ईरान में इट इज़ नॉट दैट द टॉप लीडर और द टॉप IRGC कमांडर या मिनिस्टर ऑफ डिफेंस नहीं है तो देयर इज अ लीडरशिप वैक्यूम। इन अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एक लीडर निकलेगा, सेकंड इन कमांड अपने आप वो टेक ओवर कर लेते हैं। एंड जैसा उन्होंने कहा 2 से 3 लेयर ऑफ लीडरशिप वो तैयार कर रहे थे, यानी जब भी उनके कोई डिसीजन मेकिंग होती थी, जब भी कोई उनकी स्ट्रेटेजाइजिंग होती थी, वो 2, 3, 4 लेयर ऑफ लीडर्स वहीं मौजूद होते थे। राइट। सो अगर मैं टॉप लीडर हूँ, मैं निकल गया हूँ और आप सेकंड हैं, आपको उतना ही मालूम है जितना मुझे मालूम था। सो यू आर इफेक्टिवली टेकिंग ओवर द कमांड एंड इंश्योरिंग कंट्रोल। वही मैंने कहा कि 5 या 6 दिन के बाद अगर रेजिम कोलैप्स नहीं होता है एंड ईरानियन लीडरशिप इन दी वट एवर लेवल ऑफ रंग, सेकेंड रंग, थर्ड रंग, फोर्थ रंग, इज स्टिल इन कंट्रोल, देन द डिसाइसिव बैटल विल टेक शेप कि भी US और इसराइल लेट अस से सेकेंड लेयर ऑफ लीडरशिप भी निकाल देते हैं अगले 2 दिन में, ठीक है, थर्ड लेवल आ जाती है आपके। अभी उन्होंने बोला है खोमेनी के डेथ के बाद एक इंटरिम बॉडी जिसमें कि प्रेसिडेंट होगा, चीफ ऑफ जुडिशरी होगी और गार्जियन काउंसिल का एक सेलेक्टिव क्लेरिक होगा, वो एक छोटा सा इंटरिम काउंसिल बना के, लीडरशिप काउंसिल बना के देश की सिक्योरिटी और गवर्नेंस को रन करेंगे। लेटर से उन तीनों को भी निकाल देते हैं,
उसके बाद उनका फिर स्पीकर ऑफ द हाउस, गार्जियन काउंसिल का अनदर मेंबर, कोई और आ जाएगा. सो इट इज़ नॉट कि आपने हेड ऑफ द स्नेक को हटा दिया तो पूरा का पूरा वो डीकैप्सुलेट हो गया. Right. वो होता है सिर्फ उस लीडरशिप में जहाँ पे स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं. ईरान में बहुत ही वेल लेड आउट और बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, और इसलिए जो हम सोच रहे हैं कि अगर हम टॉप लीडरशिप को हटा देंगे तो ईरान कोलैप्स हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता होगा. एंड डू यू थिंक कि अमेरिका इजराइल बूट्स ऑन ग्राउंड भी अपने उतारेगा? बिकॉज अगर हम हिस्टोरिकली देखें, जितने भी एयर स्ट्राइक्स हुए हैं उससे रेजिम चेंज आज तक नहीं हुआ है, एंड शायद यहाँ पे भी वैसा ही हो, आपको बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए ही होंगे. डू यू थिंक ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल आपने सही कहा कि स्टैंड अलोन, जो स्टैंड ऑफ वेपन प्लेटफॉर्म से आज तक कोई भी युद्ध नहीं जीता गया है. आप उसको सप्रेस कर सकते हो, आप उसको वीकन कर सकते हो, बट आप रेजिम चेंज नहीं कर सकते. रेजिम चेंज सिर्फ दो हालात में हो सकता है. एक है एक्सटर्नल इंटरवेंशन, जिसमें आपको बूट्स ऑन ग्राउंड डालने पड़ेंगे. इवन वेनेजुएला के मदारों को निकालने के लिए आपको स्पेशल फोर्सेस भेजने पड़े थे. दे हैड टू लैंड इन द प्रेसिडेंशियल पैलेस. उसके बाद उसको निकाल के लेके आए ना. आपने हवा में फायर करते हुए तो मदारों को नहीं निकाला ना. करेक्ट. सिमिलरली अगर आपको रेजिम चेंज ईरान में सक्सेसफुल करना है तो उसके सिर्फ 2 या 3 ही क्या कहते हैं फैक्टर्स हो सकते हैं. पहला है कि इंटरनली लोग इतने ज़्यादा इकट्ठे होके आए और उनमें से कोई लीडर उभर के आए जो कि रेजिम को अपटर्न करने की वेट कर रहे थे, और ये मौका मिलते ही पूरी की पूरी जनता, जैसे इजिप्ट में हुआ था जब मुबारक को आपने आउस्ट किया था 2011 में, वो सिनेरियो है नहीं. जनवरी में, दिसंबर में उन्होंने, यूएस ने और सबने ट्राई करके देख लिया, उस तरह के पब्लिक सपोर्ट को मोबिलाइज नहीं कर सके. शाह का जो बेटा बैठा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स में, और वो आया, वो स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि भाई मैं आऊँगा करूँगा, बट उसका सपोर्ट नहीं है, एक्सेप्ट फॉर पॉपुलर अपील नहीं है. दूसरा कैसे रेजिम चेंज हो सकता है, जो हमने बात की कि भाई 4-5 दिन के युद्ध के बाद वो खुद ही सरेंडर कर जाए, जैसे कि लीबिया या इराक में होता. एंड तीसरा क्या है जो आप कह रहे हो, एक्सटर्नल इंटरवेंशन, यानी आपको बंदे भेजने पड़ेंगे, बूट्स ऑन ग्राउंड डालने पड़ेंगे, और फोर्सिबली आपको रेजिम चेंज करना पड़ेगा. और ये तीसरा फैक्टर जो है, ये मेरे हिसाब से आउट ऑफ क्वेश्चन है, बिकॉज ये किसी भी इजराइल के पास इस तरह की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मास ट्रूप्स डाल सके. उनकी टोटल फौजी 1,70,000 के आसपास है, एंड अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन पुटिंग बूट्स ऑन ग्राउंड. सो वो बस ये प्रे कर रहे हैं या विश कर रहे हैं कि ये जो स्टैंड ऑफ स्ट्राइक्स जो जिस इंटेंसिटी के वो कर रहे हैं, उससे रेजिम ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाए, या फिर जनता की अपराइजिंग होकर रेजिम को टेक ओवर कर ले. पर ये जनता की जो अपराइजिंग है, क्योंकि आप मिडिल ईस्ट को इतना पढ़ते हो, डू यू थिंक कि ये पॉसिबल है इस वक्त? क्योंकि आपने कहा था कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि सेलिब्रेट कर रहा है उस डेथ को, बट एक ग्रुप है जो सेलिब्रेट कर रहा है उस मार्टर को. तो क्या ये पॉसिबल है? ईरान में कोई शक नहीं है इसमें कि भाई बहुत सालों से देयर इज अ सेक्शन ऑफ पीपल हु हैव फेल्ट ऑप्रेस्ड बाय द काइंड ऑफ लीडरशिप दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द रेजिम. प्लस आपको ये भी याद होगा कि जनवरी के महीने में जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो बहुत ही बुरी हो गई थी. 28 दिसंबर को जो प्रोटेस्ट हुए थे वो किसी और चीज़ पे नहीं, वो ट्रिगर क्यों हुए थे? बिकॉज $1,40,000 $1,40,000 रियाल पे पहुंच गया था. यानी एक ब्रेड खरीदने भी जाना है तो आपको लाखों रियाल लेके जाने पड़ते थे. सो इकोनॉमिक सिचुएशन तो ख़राब है, बट इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब होने के लिए प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट भी किया कि भाई हमें मतलब दे आर नॉट गोइंग बैक कि भाई ऐसा कुछ नहीं है. अगर इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब होने के ऊपर जो प्रोटेस्ट हुए थे, जिसको बाद में एक्सटर्नली सपोर्ट भी किया था, आपने देखा था स्टारलिंक के डिवाइसेस वगैरह निकल के आए थे जो कि सप्लाई किए गए थे प्रोटेस्टर्स को करने के लिए, बट प्रोटेस्ट को तो दबा दिया गया था. अब चाहे आपको 5,000 लोगों को मारा, 12,000 लोगों को मारा, उसकी कोई खबर नहीं है. जब तक आपके पास एक ऑर्गेनिक लीडरशिप उभर के नहीं आएगी जो एक ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस दे सके, तो इस तरह के प्रोटेस्ट बाय अ सेक्शन ऑफ पीपल कभी भी सफल नहीं हो सकते. ओके. एंड हम बात कर रहे हैं जो एंड गोल है, ईरान की हमने बात कर ली, अमेरिका इजराइल की भी हम बात कर रहे हैं, तो इजराइल के लिए इज द एंड गोल की ईरान का बल्कनाइजेशन हो जाए, समथिंग लाइक कि जो मॉडर्न सीरिया या दूसरे देशों का है उस तरह से? हो सकता है, इसकी कोई बातचीत मैंने सुनी देखी नहीं है, बट इट कुड बी पार्ट ऑफ द गोल. और आपने सीरिया का बिल्कुल सही एग्जांपल दिया है कि सीरिया को जब
जोलानी ने या अल-शारा जैसे उसको कहते हैं, उसने कैप्चर किया टर्की की मदद से, सीरियन नेशनल आर्मी की मदद से एंड ऑब्वियसली इज़राइल की मदद से। तो आज की हम तारीख में क्या देखते हैं, सीरिया असाद से तो उसका पीछा छूट गया है, अब एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नेंस आ गई है। बट अगर आप सवाल करें कि क्या वो गवर्नमेंट पूरे सीरिया के कंट्रोल में है, आंसर इज़ नो। नो, यस, 2 या 3 भागों में एरिया ऑफ इन्फ्लुएंसेस बटे हुए हैं। द ओनली थिंग दैट इज हैपनिंग इज कि ओकेजनल स्कर्मिशेस होते हैं, बट फिर में वो दोबारा सीज फायर कर लेते हैं। तो एक अनईजी काम बना हुआ है सीरिया में, बट सीरियन गवर्नमेंट इज नॉट टोटली इन कंट्रोल ऑफ एंटायर टेरिटरी ऑफ सीरिया। राइट। ईरान में भी ऐसे रीजन्स हैं, कुर्दिश एरिया है नॉर्थ की तरफ, आपके बलूचिस्तान के साथ वाले एरिया हैं, ठीक है, तो आर्मेनिया के पास दूसरे इलाके हैं। तो ऐसे इलाके हैं, ये आप कह सकते हो इजराइल की या यूएस की एक विश लिस्ट हो सकती है कि भाई रजीम चेंज हो जाए, इंटरनल कोलैप्स हो जाए, पूरे देश में जो है वो भगदड़ और राइट्स मच जाए, और छोटे छोटे एरिया में छोटे छोटे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बना के लीडरशिप उभर के आ जाए और एक सेमी ऑटोनोमस या ऑटोनोमस रीजन विद इन द कंट्री बन जाए। बट मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई पॉसिबिलिटी आज की तारीख में एग्जिस्ट करती है, अगेन बिकॉज ऑल्टरनेट लीडरशिप का कोई ऑर्गेनिकली कोई मॉडल या कोई ऐसा नाम इस समय ईरान में एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके। एंड व्हाट अबाउट ये जो हिजबुल्लाह फॉर एग्जांपल, अब उसके बारे में हमें पता है कि सिग्निफिकेंटली वो डाउनग्रेड हो चुका है, उतनी पावर्स नहीं है। बट हुथीज जो यमन में है, ये कितनी बड़ी वाइल्ड कार्ड बन सकते हैं? एंड इफ दे एंटर दिस वॉर, इफ दे डिसाइड कि हमें ईरान के लिए लड़ना है, बाबेल मैंडेब को वो ब्लॉक कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत नुकसान पहुँचा सकते हैं। उसका क्या असर होगा फिर दुनिया पे? ये तो हम पहले देख चुके हैं, गाजा वॉर में बाबल मंदब को हौतीज ने बंद कर दिया था। ऑलमोस्ट 8-9 महीने तक पूरा बबल बंद रहा था। और जैसे मैंने अभी आपके पॉडकास्ट में कहा भी, यूएस ने पूरा ट्राई कर लिया, इजराइल ने स्ट्राइक्स किए रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के द्वारा यूज़ करके, यूरोप ने एक अपना नेवल वो आर्माडा भेजा था, बट एवरीथिंग हैड टू बी विड्रॉन बिकॉज हौतीज को वो डिफीट नहीं कर पाए। हौतीज हैव बीन फाइटिंग सिंस 2015। क्यों नहीं डिफीट कर पा रहे हैं? बिकॉज हौतीज आर अ वेरी इरेगुलर एंड डिसऑर्गेनाइज्ड काइंड ऑफ अ मिलिशिया। ना कोई उनका फॉर्मल स्ट्रक्चर है, ना कोई फॉर्मल आर्मी है, ना फॉर्मल बेसिस हैं। तो ऐसे में उनको टारगेट करना और ख़त्म करना बहुत मुश्किल काम है। सो हूतीज़ अगर, और उन्होंने अनाउंस कर दिया है कल कि भाई बाब अल मंदब विल बी क्लोज्ड, Houthis will always support Iran going back as far as their history is concerned. However, Houthis, as far as the war is concerned, can only have what मैं कहूँगा एक as a nuisance value, है ना। However, जो बबल मंदब को वो जो बंद करेंगे, उससे इकोनॉमिक लॉस जो ग्लोबल ट्रेड को है वो बहुत हो जाएगा। राइट। एंड व्हाट अबाउट ये जो यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड है, लास्ट नाइट न्यूज़ आई थी कि ये कम्प्लीटली ऑफ चला गया है, देयर इज़ नो सिग्नल कमिंग इन फ्रॉम देयर। ये किस लिए किया जाता है? इज इट ऑन अ हंट नाउ? सो जो नॉर्मल नेवल वॉरफेयर की भाषा में जब वो सिग्नल्स ऑफ कर देता है एंड इट गोस इन, जैसे कहते हैं घोस्ट मोड, यस, दैट मीन्स इट इज़ गेटिंग रेडी फॉर ऑपरेशंस। नाउ पहले अगर आपको याद हो तो इनपुट्स थे कि जेराल्ड फोर्ड भी पर्शियन गल्फ में जाके अब्राहम लिंकन के साथ डिप्लॉय होगा। बट उसके बाद जब उन्होंने रिकैलकुलेट किए होंगे अपने वॉर गेम्स, तो उन्होंने समझा होगा कि अगर ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर एक नैरो वाटर वे में फंस जाते हैं जिसमें कि कोई एग्जिट नहीं है, इट इज़ नॉट वाइड सी, इट्स अ वेरी नैरो वाटर वे, तो दे कैन बिकम मोर ऑफ अ लाइबिलिटी देन एन एसेट। तो जेराल्ड फोर्ड को उन्होंने फिर वहीं मेडिटेरेनियन सी में ही रोक दिया है। उसके दो रोल हैं, एक तो जो उसका एयर डिफेंस शील्ड है वो इजराइल को एयर डिफेंस शील्ड प्रोवाइड कर रहा है, तो एनी इनकमिंग मिसाइल्स फ्रॉम ईरान आर स्टॉप्ड राइट देयर। सो आयरन डोम और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हाँ, तो उसको और बीफ अप कर देता है। और दूसरा है कि जेराल्ड फोर्ड का मेडिटेरेनियन सी में रहने से आप एक लाइबिलिटी को अपनी रिड्यूस कर रहे हो एंड यू आर यूजिंग इट टू द मैक्सिमम बाय यूजिंग इट्स कैपेबिलिटी ऑफ the aircraft which are deployed and the air defense which it provides. Right, so it's technically sword and shield के तरह दोनों को यूज किया जा रहा है। Correct. Okay, interesting. And अकॉर्डिंग टू यू ये युद्ध कितने दिन तक चलेगा? बिकॉज जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वो शुरू हुआ था, पीपल हैड देयर ओन अजम्पशंस कि ठीक है 1 हफ्ता 1 महीना, बट 2 साल होने आ गए उस चीज़ को। आई थिंक 2 साल से भी ज़्यादा ही, 4 साल हो गए, 4 साल कंप्लीट हो गए। सो ये युद्ध आपको क्या लगता है? एंड अगर ये उतना प्रोलॉन्ग हो जाता है, आपने जिस तरह से कहा दिस विल बी डिफीट फॉर यूएस एंड ईरान दैट वे,
तो क्या है फ्यूचर अब? नहीं, सो दोनों के मिलिट्री एम में बहुत फ़र्क है। यूएस और इजराइल चाहते हैं कि शॉर्ट इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट हो, जिसके द्वारा वो इतनी जो स्ट्राइक्स की इंटेंसिटी से ईरानियन रजीम को घुटनों पे ला सकें। ईरान का क्या गेम प्लान है, जितना आप स्ट्रेच करोगे कैंपेन को, उतना उनके लिए फ़ायदा होगा, बिकॉज जो कैपेबिलिटी है यूएस और इजराइल की कॉम्बाइंड कैपेबिलिटी, बोथ इन टर्म्स ऑफ पैट्रियट मिसाइल्स टू स्टॉप द इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल प्लस द ऑफेंसिव कैपेबिलिटी, उनके पास जो मिनेशन है, मिसाइल्स हैं, दे आर गुड इनफ ओनली टू लास्ट अ फ्यू डेज, दे आर नॉट गुड इनफ टू लास्ट फॉर अ लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ वॉर। सो इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा, हमारे लिए जो मार्कर है टू डिसाइड वेयर द कैंपेन इज फाइनली गोइंग इज एट 5 और 6 डेज, अनलेस उससे पहले ईरानियन रजीम कोलैप्स कर जाए। अगर 5-6 डेज तक ईरानियन रजीम सस्टेन कर पाता है अपने आप को, एंड देयर आफ्टर द वॉर ऑफ एट्रिशन स्टार्ट्स एंड दे सी कि भाई हमारी कितनी कैपेबिलिटी है नहीं है, देन इट्स अ टोटल डिफरेंट बॉल गेम। राइट, बट सर व्हाट अबाउट चाइना एंड रशिया? क्योंकि चाइना आई थिंक उन्होंने तो कंडेम भी नहीं किया है इन अटैक्स को, तो ये क्या हो रहा है? क्योंकि पहले तो लग रहा था कि अगर ईरान पे कुछ होता है, चाइना तो एटलीस्ट आएगा उसकी हेल्प करने के लिए। ऑफ कोर्स उन्होंने कोवर्टली शायद हेल्प की भी हो, जो एयर डिफेंस की हम बात कर रहे थे, उन सब चीज़ों में डिटेक्शन के लिए जो बात कर रहे थे, बट अभी तो वो सामने नहीं आया चाइना। सी, चाइना की अगर आप फिलॉसफी देखें, एंड इफ़ यू गो बैक इन हिस्ट्री ऑल्सो, चाइना कभी भी किसी भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता है। ओके, इवन इन यूएन मिशंस, आई डू नॉट रिमेंबर चाइना प्रोवाइडिंग infantry columns for UN mission. They will provide engineering columns, they'll provide of logistic columns, they'll provide command columns, but boots on ground जो कि actively fight करते हैं, चाइना वो नहीं करता है। चाइना ने जो स्टेटमेंट दिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत ही कंजर्वेटिव स्टेटमेंट दिया है दैट देयर शुड बी अर्लीस्ट एंड टू द वॉर, पीस वगैरह कुछ कुछ उन्होंने बोला है। रशिया ने फिर भी स्टेटमेंट दिया विच इज़ मोर प्रोएक्टिव, सेइंग कि भाई आप जो पीस की बात करते हो यूएस के लिए, आप यू आर ओनली डिस्ट्रॉइंग द एंटायर फैब्रिक ऑफ द रीजन एटसेट्रा करके। तो रशिया हैज़ कम आउट मोर इन सपोर्ट, बट इवन रशिया इज़ नॉट लाइकली टू गेट इन्वॉल्व एक्टिवली इन द कॉन्फ्लिक्ट। वो अपना यूक्रेन की लड़ाई अलग ही लड़ रहा है, और उसके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है। सीरिया में उसने इंटरवीन किया था, नहीं कर पाया था। सीरिया तो ईरान के मुकाबले और छोटा स्केल ऑफ वॉर था ना। तो रशिया इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू intervene actively because of its military engagement in Ukraine, and China, by going by its philosophy, will never get involved. राइट, सो बेसिकली ईरान अकेले लड़ रहा है, क्योंकि कनाडा ऑस्ट्रेलिया ने भी कल अनाउंस कर दिया था दैट, यूके ने भी कर दिया था दैट दे आर जॉइनिंग द वॉर। सो बेसिकली एंग्लोफॉर्म जो कंट्रीज है, वाइट एंग्लोफॉर्म, ये सब आ गई है, प्लस ईरान ने, क्योंकि अब मिडिल ईस्ट में इतने जगह पे अटैक्स करिए, तो दोज कंट्रीज आर अगेंस्ट इट। सो ईरान अकेला है इस वक्त। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इस समय ईरान इज फाइटिंग अलोन विद ऑल कंट्रीज एंड बेसेस अराउंड इट एक्टिंग एज एडवर्सरीज। एंड अकॉर्डिंग टू यू ये ज़्यादा डेंजरस है फॉर द वर्ल्ड, और वुड इट हैव बीन बेटर कि अगर ईरान के साथ में चाइना रशिया का वो ओवर्टली साथ होता? बिकॉज जब आप अकेले हो, यू गो एंड यू टेक द वर्ल्ड टुगेदर, वो फिलोसॉफी भी हो सकती है। तो व्हाट इज इट? देखिए, जब तक रशिया और चाइना इन्वॉल्व नहीं होते हैं डायरेक्टली, सो इट विल रिमेन अ वेरी व्हाट आई से कन्फाइंड टू द रीजन। बट अगर चाइना और रशिया एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि बहुत ही अनलाइकली है, बट हाइपोथेटिकली अगर वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो जो एक लोग कह रहे हैं कि भाई तृतीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 3 वाली सिचुएशन वो आ सकती है, बिकॉज एंटायर यूरोप, Israel and Gulf will be on one side, Iran, Russia and China will be on one side, then it becomes a much bigger mess. But even now, जिस प्रकार से सिचुएशन बिल्डअप हो रही है, ये सिर्फ ईरान और रीजन के लिए नहीं, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी मेस बनती जा रही है। सर इंडिया पे आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इंडिया का एग्जैक्टली मतलब हमारा नेबरहुड ही है। हम उसे उस तरह से, मतलब अगर मॉडर्न या पॉपुलर पार्लेंस में बात करें तो हम देखते नहीं है, बट इट इज़ आवर नेबरहुड। यहाँ तक इतनी ये आग फैलना, इसका असर इंडिया पे क्या होगा? इंडिया के लिए तो बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के। सबसे पहला है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी। यस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज होते ही एनर्जी सिक्योरिटी पे हमारे पड़ेगा, बिकॉज हमारे मैक्सिमम ऑयल जो है यहाँ से आता है। रशियन ऑयल हमने बंद कर रखा था, और रशियन ऑयल अगर आता भी तो भी 2 ही रूट्स हैं उसके आने के लिए, या तो पर्शियन गल्फ के थ्रू आए या फिर सुएज कैनाल के थ्रू आए। दोनों रूट बंद होने के बाद रशियन ऑयल भी आएगा, तो आएगा कैसे? तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। हमारे पास स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं जो कि यूएई ने हमारे देश में ऑन ग्राउंड डंप किए हुए हैं,
प्लस हमारे पास होते हैं जिसे हम कहते हैं फ्लोटिंग ऑयल रिजर्व्स, यानी टैंकर्स जो अरेबियन सी में और बाकी जगह हैं जो हमारे ऑयल लेके फ्लोटिंग रिजर्व्स होते हैं। बट ये सारे रिजर्व्स जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो 22 से 30 दिन तक ही हमें पार लगा सकते हैं। ओके, उसके बियॉन्ड हमारे पास ऑयल नहीं होगा। सो हाउ वी कंटिन्यू गेटिंग ऑयल, अगर आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और रेड सी बंद है, इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। सेकेंड इज आवर पीपल। किसी भी देश की डायस्पोरा इतनी बड़ी नहीं है जितनी कि इंडिया की डायस्पोरा इस पूरे रीजन में 9 मिलियन लोग रहते हैं। 3.5 लाख आपके यूएई में रहते हैं, 2.5 लाख आपके बहरीन में रहते हैं, मेरे ख्याल से 3-3.5 लाख आपके यहाँ पे रहते हैं, सऊदी अरेबिया में रहते हैं। अगर ये लड़ाई और बढ़ जाती है, फैल जाती है और सिचुएशन आती है जहाँ पे कि सिविलियन एरियाज पे भी टारगेटिंग होगी और आपके इंडियन नेशनल्स खतरे में आ सकते हैं, आप कैसे इनको निकालोगे? ये मैं मिनिस्ट्री में सर्व कर चुका हूँ और मुझे याद है जब ऑपरेशन राहत हुआ था यमन से, जब हमें निकालने पड़े थे 60,000 के आसपास लोग, तब कितनी मुश्किल हुई थी। और सऊदी अरेबिया ने सिर्फ इंडिया को परमिशन दी थी कि वो अपने विंडो ऑफ कि भाई इस दौरान यहाँ पे कोई बम्बार्डमेंट नहीं हुआ ताकि इंडिया के लोगों को निकाला जा सके। और इंडिया ने अपने लोगों के साथ साथ 1600 फॉरेन नेशनल्स को भी इवैक्यूएट किया था। बट वो 60,000 लोग थे, 1.5 महीना लगा था। 9 मिलियन 90 लाख कैसे आप करोगे? करेक्ट है ना? तो इट इज गोइंग टू बी अ नाइटमेयर कि आप अगर ऐसा हुआ, मुझे नहीं लगता ये सिचुएशन आएगी, बिकॉज ईरान की लड़ाई सिविलियन एरियाज़ में पहुंच जाए और पूरे गल्फ को इनकम्पस कर ले, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। बट अगर हुआ तो ये दो जो फैक्टर्स हैं ये बहुत बड़े हैं। इकॉनमी, ट्रेड, ये सब तो बाद की बातें हैं, बट ये दो चीज़ें हैं, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनर्जी सिक्योरिटी और जो हमारे लोग हैं। राइट, बट सर ये लड़ाई सिविलियन एरियाज तक तो पहुंच रही है ना, एटलीस्ट उसके कुछ हम स्टार्टिंग पॉइंट तो देख रहे हैं, क्योंकि होटल को टारगेट किया जा रहा है, एयरपोर्ट को किया जा रहा है। आई थिंक आज सुबह मैं पीवी सिंधु का एक ट्वीट पढ़ रहा था इन विच शी सेड कि वो बहुत क्लोज थी, जहाँ पे दुबई में वो एक लॉइटरिंग म्यूनिशन गिरा, उनके कोच तो उससे भी ज़्यादा क्लोज थे, ही वॉज वेरी क्लोज टू द डेब्री। तो ये लड़ाई तो सिविलियंस तक पहुंच गई है ऑलरेडी। हाँ, तो ये जैसे मैंने कहा कि भाई जब ईरान गल्फ नेशंस के एरिया में स्ट्राइक करेगा तो उसमें दो ही कारण हो सकते हैं। पहला है कि मिलिट्री बेसिस को स्ट्राइक करे जो कि अमेरिका के हैं, टू गिव अ सिग्नल कि भी लड़ाई में तुम बचोगे नहीं। दूसरा है कि गल्फ नेशंस के कुछ एरिया को टारगेट करे ताकि उनको भी लड़ाई में शामिल कर ले, और जब वो शामिल करेगा तो यूएस की तरफ वो देखेंगे कि भाई हमें बचाओ, और उस तरह से लड़ाई फैलेगी और फैलने के ऊपर यूएस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा भी लड़ाई को जल्दी से कम किया जाए। और जैसा आप कह रहे हो कि भाई दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे गिरा है, जुमेरा पाम बीच पे गिरा है, बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे गिरा है, और कई जगह तो अभी रिपोर्ट्स आती है। बहरीन में तो आई थिंक एक कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे हाँ, पूरा थ्रू एंड थ्रू जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उस तरह से गया। तो ये बात और पैनिक जनता में है ऑलरेडी, वीडियोज आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कितने आ रहे हैं। सो ये होगा, बट अब इसको आप कैसे करते हो, आई एम श्योर इंडियन गवर्नमेंट इज ऑलरेडी सीज विद इट। एम्बेसीज में हमारे यहाँ पे सिस्टम है कि किस तरह से लोगों को कांटेक्ट में रखते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा या मैसेज के द्वारा बताते हैं, बट दिस इज अ नाइटमेयर सिचुएशन। राइट, सो वन लास्ट थिंग फॉर द पॉडकास्ट, एंड दिस इज टोटली फॉर द व्यूअर्स जो कि हमें इन्हीं एरिया से देख रहे हैं, जो मिडिल ईस्ट में हमारा डायस्पोरा है, अगर उन तक ये वीडियो पहुँचता है एंड इफ दे आर इन सच सिचुएशन जहाँ पे उनकी लाइफ को रिस्क है, क्या चीज़ें वो कर सकते हैं टू गेट आउट ऑफ देयर सेफली? सो सबसे पहली बात है कि अगर आप उस एरिया में हैं जहाँ पे कि युद्ध के आसार आपके पास आ रहे हैं, आपका सबसे पहले कांटेक्ट होना चाहिए आपकी इंडियन एम्बेसी या इंडियन कॉन्सुलेट के साथ, बिकॉज वो ही हैं जो ऑर्गेनाइज करेंगे आपके इवैक्यूएशन को, और उनके जो हिदायतें हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि विद इन योर ओन लोकेलिटी एंड सिस्टम आपको अपने आपस में भी कॉन्टैक्ट्स ग्रुप बनाने चाहिए ताकि कोई भी मैसेज अगर किसी से आए आप उसको सर्कुलेट कर सकें। और तीसरी चीज़ है कि अननेसेसरी पैनिक मोड में जाने से कुछ अचीव नहीं होगा। वॉर में इस तरह की सिचुएशंस आती हैं और जो लोग वहाँ फंस जाते हैं उनके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट जब तक आप अपनी गवर्नमेंट पे भरोसा रखेंगे और संयम से काम लेंगे तभी कोई रास्ता निकल सकता है। राइट, परफेक्ट। तो सर थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्जेशन। एक बहुत ही शॉर्ट कॉन्वर्जेशन था, बट दिस वाज अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने नॉलेज शेयर किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।